हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ये स्टडी में आपका स्वागत है। और हमारे सर्वे चल रही है। सर्वे के अंदर भी हमारा लेबलिंग पोर्शन एंडिंग पर है, आपको जैसे पता ही है। और लेबलिंग को भी आज हो सकता है पूरी कोशिश करेंगे, लेबलिंग को आज खत्म हो जाएगी। बच्चे को जो टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आप साथ साथ रिविज़न करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, जब भी आपकी तैयारी रहेगी। साथ बराबर क्वेश्चन निकालते रहो, ठीक है। बराबर क्वेश्चनों को करते रहिए। आज लेबलिंग में कल हमारा कितना पोर्शन हो गया था? कल हमारे एरर चल रही थी कर्वेचर के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण, और मैंने कंबाइन बताई थी। तो कल मैंने आपको कर्वेचर के कारण एरर बता दी थी। एरर क्या आई थी हमारी? कर्वेचर के कारण जो हमारी एरर आई थी वो 0.078 डी स्क्वायर आई थी। फिर करेक्शन क्या आया था? -0.078 डी स्क्वायर मीटर में। ये हमारी कल हमने कर लिया था करेक्शन और कर्वेचर के अंदर। आज पढ़ेंगे हम करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। करेक्शन ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, कर्वेचर के कारण हमने देख लिया था कैसे आती है। अब रिफ्रैक्शन के कारण कैसे आएगी? देखो, ये मेरी कोई टेबल, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा। जब मुझे रीडिंग बहुत दूर तक लेनी हो, तो मेरा कहीं स्टॉप यहाँ रहेगा, तो जब मेरे यहाँ के इंस्ट्रूमेंट की किरणें यहाँ से निकलेंगी तो मेरे लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी? इसकी यहाँ होनी चाहिए, इस पॉइंट पे ये होनी चाहिए। लेकिन जब मेरा स्टॉप यहाँ था, कोई दिक्कत नहीं, सही रीडिंग बता रहा था। लेकिन जैसे ही हम दूर गए तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब अपना मार्ग चेंज कर देती है या अपना वेग को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर देती है। वो विरल से सकल माध्यम की ओर झुक जाती है। तो माने यहाँ उसको रीडिंग देनी थी, तो वो कहीं ना कहीं परावर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण वो एरर रीडिंग कहाँ दे देगी? कुछ यहाँ दे देगी। किस कारण? अपवर्तन रीडिंग कहाँ दे देगी? यहाँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रीडिंग तो एक्चुअल कहाँ आनी चाहिए थी? यहाँ आनी चाहिए। और दे कहाँ दी? एक्चुअल से क्या दे दी? कम दे दी। एक्चुअल से कम क्या दे दी? कम दे दी, मतलब एरर कैसी आ गई सर? नेगेटिव। और करेक्शन फिर कैसा हो जाएगा इसका? करेक्शन कैसा हो जाएगा सर? जब एरर करेक्शन पॉजिटिव, इसमें जोड़ना ही तो पड़ेगा। यहाँ तक आपको पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा? इस एरर को जोड़ना पड़ेगा तो पॉजिटिव होगी। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं। कल आपने नेट किया था तो आपने देखा था कि आपका जो कर्वेचर के कारण जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? डी स्क्वायर अपॉन में 2r, यही था आपका। तो करेक्शन ऑफ, सीधा बता रहा हूँ, करेक्शन ऑफ कर्वेचर CR से रिलेट कर रहा हूँ, ये होता है 1/7 इंटू CC। 1/7 इंटू CC। ये सर क्या है? CC क्या है? CC है करेक्शन फॉर कर्वेचर, मतलब करेक्शन ऑफ कर्वेचर का ये 1/7 होता है, 1/7 देता है। अब करेक्शन ऑफ कर्वेचर कितना था हमारे पास? करेक्शन ऑफ कर्वेचर कितना था? 1/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 2r। डी स्क्वायर में सर आपने नेगेटिव साइन नहीं लिया, मैंने कहा ये करेक्शन ऑफ कर्वेचर का 1/7 होता है। सिंबल नहीं लेना इसके, माइनस प्लस, वो करेक्शन जो कितना किया था उसका 1/7 होता है। तो वो करेक्शन कितना था हमारे पास? डी स्क्वायर अपॉन में 2r था, तो उसका 1/7 होता है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सीधा, तो वही वैल्यू पुट करेंगे। r का मान 6370 किलोमीटर रखेंगे, डी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि इससे आप पूछेगा नहीं, सीधा 0.01122 डी स्क्वायर, ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, जहाँ डी कहाँ, डी किस में होगा? किलोमीटर में। डी किस में होगा? किलोमीटर में। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो पहले तो क्या आएगा? ये डी स्क्वायर 14r आ जाएगा। फिर इसको और सॉल्व करते जाओगे तो ये आ जाएगा। r की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0.01122 डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको करेक्शन ऑफ कर्वेचर। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आपको सीधा कौन सा फॉर्मूला याद करना है? 1/7 कितना होता है? ये मोस्ट, ये याद कर लेना, और एक ये याद कर लेना मोस्ट, बस। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बस। करेक्शन ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, बस इतना सा आपको फॉर्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, वहाँ से भी पूछ लेता है, वही बात है। डी डिस्टेंस दे देगा आपसे, ये पूछ लेगा करेक्शन ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो आप 0.01122 डी स्क्वायर
मीटर में, ठीक है। डी किस में रखोगे, किलोमीटर में, ऐसा करेक्शन किस में आएगा, मीटर में। ये हो गया आपका करेक्शन फॉर कर्वेचर के कारण, सॉरी रिफ्रैक्शन के कारण। कर्वेचर के कारण मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया था, वहाँ भी मैंने आपको कहा था कि वही डाटा याद करना है 0.078 डी स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ भी मैं ये फिर कह रहा हूँ डाटा ही याद करना है, सिर्फ डाटा आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अब तीसरे पोर्शन पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, तीसरा है आपका लास्ट, कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन। कौन सा कंबाइंड, सीसी, इसको मैंने कंबाइंड, सीसी से करा कंबाइंड, मतलब सीसी प्लस सीआर, सीसी प्लस सीआर। ये कितना आया था, सीसी कितना था मेरे पास सर, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 2r करेक्शन था, प्लस का ये कितना था मेरे पास, ये कितना था, प्लस का डी स्क्वायर अपॉन में 14r हो गया था, ये कितना था, 14r करेक्शन हो गया था, ये इतना था। अब दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो इसको जोड़ने के बाद आपके पास कंबाइंड करेक्शन आएगा, कंबाइंड करेक्शन आएगा माइनस का 0.067 डी स्क्वायर, 0.067 डी स्क्वायर डी मीटर में। डी किस में रहेगा यहाँ, डी आपका किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। बस इतना सही आपको याद करना है। कई बार आपसे कंबाइंड करेक्शन में, कंबाइंड करेक्शन क्या हुआ कि जिसमें कर्वेचर के कारण भी इफेक्ट आ रहा है और रिफ्रैक्शन के कारण भी इफेक्ट आ रहा है, दोनों के कारण रिफ्रैक्शन आ रहा है, दोनों के कारण एरर आ रही है, उसके वो कंबाइंड करेक्शन है। कंबाइंड करेक्शन लगाने के लिए आपको सीधा ये करना है। ये जैसे क्या हो गया, जैसे कोई विजुअल डिस्टेंस है, यहाँ पहुँचे आपको, यहाँ से आपको डिस्टेंस देखनी है, तो यहाँ आपके दोनों विजुअल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, दोनों करेक्शन लगाने पड़ेंगे। आपको एक विजुअल हाइट देखनी होगी, विजुअल हाइट के लिए आपको कंबाइंड करेक्शन दोनों लगाने। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि एक विजुअल हाइट डिस्टेंस बताइए, तो आपको करेक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, आपको करेक्शन कंबाइंड करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब आपसे कई बार विजुअल डिस्टेंस पूछता है, इसमें विजुअल डिस्टेंस पूछ लेता है वो, विजुअल डिस्टेंस। तो क्या अभी डिस्टेंस निकाल सकते हो, विजुअल डिस्टेंस? तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कंबाइंड करेक्शन की सहायता से हमारे पास है 0.067 डी स्क्वायर विजुअल डिस्टेंस। मुझे डी निकालना है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 0.067, सीधा चला जाएगा, सी पट्टे हो जाएगा 0.डी स्क्वायर 0.067, और डी निकालना होगा तो मुझे क्या हो जाएगा सर, ये रूट में हो जाएगा इसकी। कंबाइंड करेक्शन जो भी कंबाइंड करेक्शन होगा आपके पास, करेक्शन होगा प्लस में 0.067, आगे भी तीसरी फॉर्म लिखा जाता है 4 होता है, ये 674 लिखना चाहो तो कोई 3 टर्म तो वैसे ही होगी डी। तो डिस्टेंस हो गई ये आपकी, यहाँ इसको मैं छोटा लिख देता हूँ, डी स्क्वायर सी अपॉन में 0.067, ये मेरे पास विजुअल डिस्टेंस हो जाएगी। इसको और भी आगे सॉल्व कर दोगे तो ये करीब 3.855 रूट सी आ जाएगी, रूट सी आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, और आप और सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपकी और कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, सॉल्व करते रहोगे, ये क्या आ जाएगी मेरी विजुअल डिस्टेंस। तो ये तो देखो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला बेस था, आपको याद करना था। इसमें मुझे समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया कि करेक्शन के कर्वेचर के कारण एरर कैसे आती है वो आपने देख ली थी, रिफ्रैक्शन के कारण एरर कैसे आ रही थी वो भी आपने देख ली थी। अब यहाँ कंबाइंड है, दोनों का कंबाइंड हो रहा है, ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ फॉर्मूला याद ही करने हैं, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। चीज़ें क्या होती हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह एकदम समझा दी कि क्या चीज़ कैसे फॉलो करती है, ठीक है। ये आपके करेक्शन कंप्लीट हो गए। इन तीनों से क्वेश्चन आता ही आता है, कौन कौन से, कर्वेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण और कंबाइंड करेक्शन। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह पढ़ के जाना। चलिए अब चलते हैं अपन, एक लास्ट में बताया था आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट है आपका पॉइंट रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसको मैं विद एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, सीधे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। रेसिप्रोकल लेवलिंग होती क्या है, देखो जब अपन लेवलिंग करते हुए चल रहे हैं, तो बीच में नदी, तालाब या कुछ आ जाए तो वहाँ पर अपन ढंग से लेवलिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह अपन क्या करते हैं कि नदी के किनारे या तालाब के दोनों किनारे पर रीडिंग लेते हैं, दोनों तरफ से रीडिंग लेके फिर दोनों का लेवल निकाला जाता है, फिर दोनों का औसत निकाला जाता है कि यहाँ पर लेवल इतना होगा,
कैसे देखो, पहले क्या करते हैं अपन, मान लीजिए मेरी लेवलिंग चलते चलते यहाँ पर बीच में मेरी एक नदी आ गई, क्रॉस हो रही थी, बड़ी नदी ये क्रॉस हो रही थी, ठीक है। चलिए नदी आ गई, अब क्या है, मुझे इसके बीच में लेवलिंग करनी है, बड़ी नदी है, तो लेवलिंग हमारी चलती हुई आ रही है, जो आप सीखते हुए आ रही हो, लेवलिंग चलती हुई आ रही है। अब बीच में नदी आ गई, तो यहाँ पे लेवलिंग कैसे की जाए, तो ऐसी जगह पर रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है। उसमें ऐसा क्या कहता है कि एक बार इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा जाता है ए पॉइंट पर, मान लिया मैंने ये मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट रखा जाता है और एक स्टॉप यहाँ लगाया जाता है, एक स्टॉप यहाँ लगाया जाता है और एक स्टॉप इस साइड लगाया जाता है, एक स्टॉप इस साइड लगाया जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर इससे रीडिंग पड़ी जाती है, इससे रीडिंग पड़ी जाती है, ये दोनों स्टॉप से इससे क्या पड़ी जाती है, रीडिंग पड़ी जाती है। तो यहाँ पर तो रीडिंग इसके पास जो इसकी हाइट है वही रीडिंग आएगी, यहाँ पर तो जिसकी रीडिंग है वही आएगी सेम, यहाँ रीडिंग है तो ये रीडिंग मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर सर आप कह सकते हो कर्वेचर का, रिफ्रैक्शन का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब भी पढ़ के आए हो। तो जो रीडिंग एक्चुअल यहाँ आनी थी उसकी जगह कहाँ आएगी वो रीडिंग, कर्वेचर या रिफ्रैक्शन के कारण रिफ्रैक्शन एरर जो आएगी वो कहाँ आएगी, कुछ एरर, वो रीडिंग आपकी कहाँ आ जाएगी, जो एरर दे देगी वो ये एरर दे देगी। तो इधर जो रीडिंग ली है आपने, जो इधर रीडिंग ली है उसको मैंने नाम दे दिया ए रीडिंग, और इधर जो रीडिंग ली है आपने मैंने उसको दे दिया बी रीडिंग ली है। एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी, वो बी माइनस ई, बी में से जो ई रीडिंग आई है वही तो आई है आपकी, बी में से ई जो रीडिंग आई है वही तो आई है। अब मैं ए की जगह बी ना मान के, ए बी की जगह ना मान के, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया यहाँ पर रीडिंग आई 0.800 मीटर, समझ गए, यहाँ पर आई रीडिंग 0.800 मीटर और यहाँ पर आई मेरी रीडिंग 1 मीटर, यहाँ पर मेरी रीडिंग आई 1 मीटर। क्लियर बात है इतनी। अब मैंने क्या करा, अब इसी नदी के किनारे अब इंस्ट्रूमेंट को मैं इस साइड लिया है, अब मैं इंस्ट्रूमेंट को इधर लिया है, अब मैं इंस्ट्रूमेंट को अपने इस साइड लिया है, वही मेरा बी पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब मैंने क्या करा कि एक स्टॉप यहाँ लगा दिया, एक स्टॉप यहाँ लगा दिया और एक स्टॉप मैंने यहाँ लगा दिया, एक स्टॉप मैंने यहाँ लगा दिया। वही रीडिंग पढ़ने का सिलसिला मैंने यहाँ से वापस स्टार्ट किया, वही रीडिंग यहाँ पढ़ी, एक रीडिंग यहाँ पढ़ी। अब वही कर्वेशन रिफ्लेक्शन का प्रभाव यहाँ पे भी पड़ेगा सर, बिल्कुल यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या आएगी, ये त्रुटि। अब यहाँ जो रीडिंग आएगी मेरी क्या आएगी, यहाँ बी आएगी, यहाँ मेरी B1 आ जाएगी और यहाँ मेरी क्या आ जाएगी, A1 माइनस ई आ जाएगी। अब वही मैं कहता हूँ आपको उसी तरह समझाता हूँ। यहाँ मैंने मान लिया मेरी रीडिंग आ गई कितनी, 1.200 मीटर, 1.200 मीटर और यहाँ आगे रीडिंग मेरी 1 मीटर, यहाँ आगे मेरी रीडिंग 1 मीटर, यहाँ आगे मेरी 1.200, यहाँ आगे 1 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, लेवलिंग का डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या करा, पहले इस रीडिंग का लेवल का डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सर 1 मीटर माइनस 0.800, 1 मीटर माइनस 0.800 कितना आ गया सर, 0.200 मीटर। ये मेरा H1 डिफरेंस आ गया, H1 डिफरेंस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा डिफरेंस, यहाँ वही आ जाएगा 1.200 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ मेरी क्या आ गई सर, 0.200 मीटर। यहाँ भी मेरा डिफरेंस 0.200 मीटर आ गया, H2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, H निकालना है, दोनों में डिफरेंस निकालना है। औसत ले लो दोनों का, 0.200 प्लस 0.200 बटे 2, 0.400, तो क्या आ गया, H बराबर 0.200 मीटर। मतलब दोनों का जो लेवलिंग डिफरेंस है, दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है वो 0.200 मीटर का डिफरेंस है। तो वही चीज़ फॉर्मूले से करते आप तो वो क्या होता, B माइनस ए किया होता आपने, H निकाला होता, लास्ट में B माइनस A1 प्लस में B माइनस A बाई 2। ये लो, यही आपने अभी किया यहाँ पे। एक इस फॉर्मूले को याद करो, एक आपने यहाँ पे चीज़ों को सीखे तरीके सीख लिया कि मैं 2 रीडिंग आई, कि यहाँ वाली रीडिंग आई, यहाँ जो रीडिंग आई, यहाँ रीडिंग आई, जो रीडिंग आई, मैं दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लिया और उनका औसत ले लिया। वही मेरा लेवल में अंतर है और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। बस इतनी सीधी बात ही। अब इसके लिए फॉर्मूला याद करो या इसको समझो, बस आप हर चीज़ को डायग्राम, क्योंकि आपसे वहाँ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल चीज़ें पूछने वाला है, वो आपको ड्राइव नहीं करा रहेगा। तो आपको ड्राइव क्यों सीखना है, कि भाई डेरिवेशन क्यों सीखना है, डेरिवेशन ड्राइव करना नहीं सीखा। हमारे पास सीधा क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, छोटा सा बोलेगा
ए पॉइंट पे स्टाफ रखा हुआ था, जब ए पॉइंट पे जब इंस्ट्रूमेंट रखा था, जब रीडिंग इतनी आई थी ए पे और बी पे इतनी आई थी। जब इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखा तो रीडिंग इतनी आई, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का डिफरेंस बताओ, बस इतना सा आपसे पूछेगा। तो आपने कहा ठीक है, ए पॉइंट पे मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, पहला स्टाफ यहाँ रखा, दूसरा स्टाफ यहाँ रखा, जो रीडिंग आई मेरी इन दोनों का डिफरेंस देख लिया मैंने। फिर मैंने स्टाफ इंस्ट्रूमेंट को इधर घुमा के लिया, फिर मैंने रीडिंग यहाँ देखी, यहाँ रीडिंग, फिर इसका डिफरेंस निकाल लिया और दोनों का मैंने क्या करा, डिफरेंस निकाल लिया। और यही मेरा क्या होता है, केवल डिफरेंस, रेसिप्रोकल डिफरेंस होता है, बस इसे रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। और इससे क्या क्या कर सकते हैं अपन, ये क्या क्या काम आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या क्या आती है, ये ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे, कौन कौन सी एरर एलिमिनेट कर रही है, ये कौन कौन सी एरर को ख़त्म कर रही है। एक तो कर्वेचर के कारण, कर्वेचर के कारण जो एरर है, कर्वेचर के कारण जो एरर है, और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर है, रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर है, और लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन के कारण जो एरर है उसको भी ख़त्म कर देती है, मिशन के कारण एरर उसको भी ख़त्म कर देती है। और एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के कारण, एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर, इन सभी एरर को वो ख़त्म कर देती है। कौन सी, रेसिप्रोकल लेवलिंग के द्वारा हम इन चारों एरर को ख़त्म कर सकते हैं। कौन कौन सी को, कर्वेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, कॉल्यूमिनेशन के कारण और एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण, इन चारों ही एरर को हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन में आएगा आपसे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के कारण कौन कौन सी एरर एलिमिनेट की जा सकती हैं, तो ये 2-3 नाम इसमें से होंगे, 2-3 कुछ और होंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन सा, तो इनको नोट कर लेना, ठीक है। अब एक एग्जाम में आया वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूँ, एग्जाम में आए तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले अपन उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जैसे जैसे एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को वैसे लिख पाता हूँ मैं आपको। सारणी बनी हुई आई थी एग्जाम क्वेश्चन में सीधी, अब आपको खुद को ही पहचानना है क्वेश्चन, ठीक है। लेवल 8 बड़ा कर रहा हूँ इसमें, तो रीडिंग थी आपकी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट, ठीक है। जब आपका इंस्ट्रूमेंट ए पे था और जब इंस्ट्रूमेंट आपका बी पे था, ए पे इंस्ट्रूमेंट था, जब ए पे रीडिंग आई थी आपकी 2.165 और जब इस पे था 3.810, फिर जब बी पे इंस्ट्रूमेंट था, जब आपकी ए पे रीडिंग थी 0.910 और जब बी पे था 355। अब इसमें क्या पूछा गया, द ट्रू डिफरेंस इन लेवल बिटवीन ए बी, द ट्रू डिफरेंस बिटवीन लेवल ए एंड बी। तो ऑप्शन में आपके एग्जाम में था, फटाफट जल्दी से करके दिखा दो उसको। 1.2255 मीटर, ऑप्शन बी था आपके पास 1.455, ऑप्शन सी था आपके पास 1.545, ऑप्शन डी था आपके पास 1.645। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में और अदर एग्जाम 2-3 बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो अब इसको बताऊँ, चलिए आप बताओ, अभी पढ़ के आए हो, वही है डायग्राम से समझे, इसको क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, डायग्राम समझे, छोटा डायग्राम यहीं में आता हूँ आपको, देखो वही नदी और तालाब वाला सिस्टम, ए पॉइंट ये रहा आपका, बी पॉइंट ये रहा, ए पर इंस्ट्रूमेंट रखा आपने, तब आपकी ए पर रीडिंग क्या आई थी, और फिर एक स्टाफ यहाँ रखा, तो ए पर रीडिंग क्या आई थी आपकी 2.165 और बी पर रीडिंग क्या आई 3.810। फिर आपने स्टाफ को कहाँ रखा, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा, तो बी पर और फिर ए पर, बी पर रीडिंग क्या आई थी आपकी 2.35। ये ध्यान रखना, बी पर इंस्ट्रूमेंट है तो बी पर रीडिंग क्या है वो बी पर ही रखनी है, पॉइंट नहीं बदलेंगे, पॉइंट वही रहेंगे। और ए पर रीडिंग क्या है 0.910, बना लिया। अब इसका डिफरेंस बना लो,
3.810 माइनस 2.165, जो डिफरेंस इसका आ गया यहाँ से बना लो 2.355 माइनस में 0.910, जो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस आएगा उसको ऐड करके कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाना चाहिए आपका 1.545 आ रहा है सभी का, सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने वाला है वो। चलिए, और अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे जब अपन और अच्छी तरह से बता देंगे, ठीक है ना। और वैसे मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेवलिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे निकल रहे होंगे, लेवलिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे निकल रहे होंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपने पास लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब क्या होती है? अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में समतल करने के लिए, लेवल करने के लिए लेवल ट्यूब का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेवल ट्यूब का। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वही लिखाऊंगा, बाकी आप ध्यान से सुनते रहिए। लेवलिंग में क्या क्या होता है? लेवल ट्यूब, लेवलिंग हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेवल करने के लिए लेवल ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है दिखाई देता हूँ आपको। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेवल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करने के लिए लेवल ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। लेवल ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें क्या भरा होता है? लेवल ट्यूब के अंदर, लेवल ट्यूब में लो वेट का क्या तो अल्कोहल भरा जाता है। अल्कोहल, लो वेट लिक्विड, जैसे अल्कोहल, ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड ETC भरा जाता है। और ठीक है, तो इसमें क्या क्या लेवल ट्यूब के अंदर क्या क्या हो जाता है? या तो अल्कोहल भर सकता है, ईथर भर सकते हैं, किस पर? लो वेट वाला, ठीक है। इससे क्या होता है? जब बबल, और साथ में एक बबल दे दिया जाता है, तथा साथ में एक बबल दे दिया जाता है, साथ में एक बबल छोड़ दिया जाता है, एक बबल छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये आपका लेवल ट्यूब होगी, लेवल छोड़ देता है, जिससे क्या है कि जैसे ही आप लेवल अपना इंस्ट्रूमेंट हिलेगा धरेगा तो बबल क्या इधर उधर होने लग जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल में है या नहीं है। बबल इधर से उधर अप करेगा तो हमारा लेवल का पता चल जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट में सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। ये क्या होती है? इससे क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं। कहती है जब लेवल ट्यूब का बबल जिस एंगल से अपना स्थान परिवर्तन करता है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कहलाता है। देखो इससे आसान भाषा में नहीं होगा, ये एकदम अपन इंजीनियरिंग वाली भाषा कर ही नहीं रहे, एकदम हिंदी, जो बिल्कुल भी इंजीनियरिंग किसी लैंग्वेज लगी नहीं रही है आपको, एकदम सिंपल। जब अपने बबल होता है, जैसे ये बबल है आपका बीच में, ये आपका बबल बीच में, ये अब जब लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल में नहीं होगा तो ये क्या होगा? इधर उधर मूव करेगा। अब ये जिस एंगल से मूव कर जाएगा, जिस एंगल, मान लो यहाँ पे था, अभी यहाँ आ गया, तो ये जिस एंगल से मूव कर गया, उसी को बबल की सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है, जिस एंगल से ये मूव कर गया। अब ये डिपेंड किस पे करती है? आपसे पूछा जाएगा
कि भाई ये सेंसिटिविटी जो बबल ट्यूब है ये डिपेंड किस किस पे करती है, किस किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब जो कह रहा हूँ वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बात करते हैं। पहला किस किस पे डिपेंड करेगा, सेंसिटिविटी, इफेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, प्रभावित करने वाले गैस को प्रभावित करने वाले इफेक्ट, इफेक्ट कौन कौन से हैं देखो। यदि ये किस किस पे डिपेंड करती है, यदि लेवल ट्यूब की लेंथ, एक लेवल ट्यूब की लेंथ, फर्स्ट है लेवल ट्यूब की लेंथ, ट्यूब की रेडियस, रेडियस या डाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि लेवल की लेंथ, ट्यूब की लेवल बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर इसका डाया बढ़ जाएगा तो भी बबल ट्यूब की अगर डाया बढ़ेगा तो भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और सेकंड बात ध्यान रखना, तीसरी टेम्परेचर, टेम्परेचर लेवल ट्यूब की रफनेस, रफनेस और तीसरा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इन तीनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और लेवल ट्यूब की रफनेस बढ़ेगी, मतलब उसका हार्ड कर देंगे, कठोर सतह खुरदरी कर देंगे, खुरदरी करेंगे तो लेवल ट्यूब आराम से वो मूव नहीं कर पाएगा तो इसकी सेंसिटिविटी गिर जाएगी। और विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी को एफएम में आपने पढ़ा है अच्छी तरह, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज़ है। आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है कि कितने एंगल से खिसक गया, कितने एंगल से खिसक गया, वो आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, वो आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ध्यान रखना। अगर फिर भी बाई चांस ऐसा कभी केस बन जाए, फार्मूला ही पूछ जाए, तो मैं आपको सिर्फ फार्मूला लिखवा देता हूँ इसका सेंसिटिविटी का, बस ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको आपको, अल्फ़ा की DSLR, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आपको DSLR, ये फार्मूला है आपका DSLR, कैमरा बहुत सुने हुए हैं आपने, DSLR अल्फ़ा, या तो अल्फ़ा बराबर D/R भी हो सकता है, या अल्फ़ा बराबर SL/N भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ इधर उधर से पक्षांतर हो सकती है। आपसे वो डाटा देकर, ये कोई भी डाटा देकर कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, कुछ भी फार्मूला पूछ सकता है, या हो सकता है आपसे यहाँ पर अल्फ़ा बराबर सिर्फ D/R पूछ ले, हो सकता है अल्फ़ा बराबर आपसे सिर्फ S/LN पूछ ले, हो सकता है आपसे अल्फ़ा बराबर LN को उधर भेज दे और D को इधर ले आए तो L/R पूछ ले, L/R पूछ ले, हो सकता है आपसे, तो इधर जब D आ गया तो S/DN पूछ ले, ये कुछ भी पूछ फॉर्मूला आ सकता है वहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। ये D इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में डिस्टेंस, S आपका स्टाफ कितना, जब एंगल हिल गया, जब आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल ट्यूब बबल ट्यूब था अपने सेंटर से आके साइड में हो गया तो कितना खिसक गया। मान लीजिए आपका S का मतलब क्या, पहले रीडिंग आ रही थी 1/455 मीटर, लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंट हिल गया आपकी तो रीडिंग पहुंच गई 4600, 4.65, मतलब कितनी परिवर्तन आया। ये लेंथ डिवीजन, एक डिवीजन की लेंथ, एक डिवीजन की लेंथ L, एक डिवीजन की लेंथ N, नंबर ऑफ डिवीजन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन किसका है, कितने डिवीजन किसका है, और L क्या है, एक डिवीजन लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ डिवीजन, ठीक है, समझ गए। बस ये चीज़ आपसे कहीं से भी जाती है, बहुत कम चांस सीरियल केस में बीटेक वगैरह चांस में ज़्यादा पूछता है, डिप्लोमा JEE लेवल तक मेरे को लगता नहीं पूछेगा, नहीं पूछ भी लेगा तो आप याद करने तरीका क्या है, DSLR कैमरे का नाम है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ मैंने आपको कुछ भी, अब इसको तोड़ना मोड़ना, आपको इंजीनियर हो आप लोग, तोड़ना मोड़ना तो शुरू से सीखा है आप लोगों ने, तो उस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेवलिंग का यहाँ पर ही क्लोज होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसको ढंग से पढ़ लो, श्योर चीज़ कह रहा हूँ, और सब क्वेश्चनों को निकालो। अब
अपन क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैं आपको लिखा है बता देता हूँ कि कुछ जो संशोधन हुए होंगे, कुछ रह गया होगा तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, एसएससी के अंदर ही आए हुए, जिससे अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हाँ, एक ध्यान रखना एक चीज़, कई बार आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, आपसे ऑप्शन में आएगा। तो पहला क्या करते हैं अपन, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हमेशा सेट करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा उसकी सेटिंग की जाती है। क्या की जाती है, सेटिंग की जाती है। फिर दूसरा क्या कहता है, उसकी सेंटरिंग की जाती है। क्या की जाती है, सेंटरिंग। और तीसरा क्या किया जाता है, लेवलिंग। ये लो, ठीक है, बस ये इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट और लेवलिंग, सेटिंग, सेंटरिंग और लेवलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। और देख लेता हूँ क्या रह गया, जो ये एसएससी के क्वेश्चन का सिस्टम में कुछ रह गया होगा उसको मैं लेते हुए आ रहा हूँ क्वेश्चन से। लेवल लाइन कैसी होती है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस कर्व होती है या उसकी सिंपल होती है, कर्व सरफेस होती है। चलिए और देख लेता हूँ मैं कुछ। मेन सी लेवल कहाँ से लिया हुआ है, हमारे मेन सी लेवल कहाँ से लिया हुआ है भारत में, मुंबई आई से। चलो ठीक है, यह आपके लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी खुद ही आप प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन की जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप निकालो। सारे क्वेश्चन लगभग निकल रहे हैं आपसे, वही अपन ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। लेवल चैप्टर की लेवलिंग खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अपन। अब सिलेबस को थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ तक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे, लेवलिंग से और कंपास सर्विस। इसको अच्छी तरह कर लेना। अब अपन कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धीरे बस तैयारी करते रहिए ऐसी, और बहुत जल्दी अपन कोशिश करेंगे कि सिलेबस को जल्दी खींचा जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।